हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो 5th नंबर चैप्टर है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कवर किया और कंप्लीट किया। आज के इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर साइकिल। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका नंबर नहीं दिया गया है। नंबर 1 यहाँ पे है, ये नंबर 2 है और ये स्टेटमेंट नंबर 3। तो हमारे पास वाटर साइकिल से रिलेटेड लगभग 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक ना। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन क्वेश्चन को जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आया है क्या नहीं आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले वाटर साइकिल होता क्या है। आप सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है उसका जो सरफेस है लगभग 20% जो सरफेस है वो वाटर बॉडीज से, वाटर से घिरा हुआ है। और जो जितने भी वाटर हमारे पास मौजूद हैं उसका लगभग 97% हमारे पास सी वाटर है और जो नेक्स्ट 30% है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। तो जो हमारे पास डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं ओशियन पे या लैंड सरफेस पे, कॉन्टिनेंट पे, ये सनलाइट जब इन पे फॉल करता है तो ये वाटर पूरा थोड़ा गर्म होता है, हॉट होता है और फिर ये इवोपरेट करना स्टार्ट होता है। इस इवोपरेशन के दौरान जो वाटर्स हैं ये गैस में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। और फिर ये वाटर वेपर हमारे इन्वायरमेंट में जब ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर पे जाते हैं तो ये जो वेपर है ये कूल्ड हो जाता है, कूल हो जाता है और धीरे धीरे ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन करता है। और फिर ये क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद रेनफॉल के थ्रू ये हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरता है। फिर अर्थ के सरफेस पे गिरता है तो ओशियन में जाता है, कुछ वाटर बॉडीज में जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में जाता है। फिर हम लोग उस पर क्या होता है, इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के द्वारा फिर क्लाउड बनता है, क्लाउड बनने के बाद फिर ये सरफेस पे आता है रेनफॉल के द्वारा। ये कंटिन्यूअस साइकिल है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ भी है, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ भी है और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ है। क्योंकि ऑन द सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस पे इवोपरेशन हो रहा है, फिर उसके ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है। ये प्रिसिपिटेशन रेनफॉल के थ्रू होगा या स्नोफॉल होगा। फिर क्या होगा बताइए, जो रेनफॉल या स्नोफॉल होगा उसका कुछ जो हिस्सा है वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा और कुछ फिर इवोपरेट होकर के वापस चला जाएगा। तो इस दौरान जो ऑन द सरफेस या एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो ये वाटर साइक्लिक का जो काम चल रहा है, इस दौरान जितने भी वाटर्स जो वेपर में कन्वर्ट होकर के फिर रेनफॉल के द्वारा अर्थ पे आते हैं ये कांस्टेंट है। जितना वेपर के थ्रू ऊपर जाते हैं उतना फिर नीचे आते हैं, तो ये कांस्टेंट है। दूसरा, ये क्या हर जगह पे है, ग्लोबली है, तो ये ग्लोबली नहीं है, किसी एक खास लोकेशन पे हो सकता है। चलिए इसको पढ़ते हैं क्या दिया है। बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर साइकिल होता है ये वाटर का एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर द टाइम। जो अमाउंट ऑफ वाटर जो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व है ये क्या होते हैं, रिलेटिवली कांस्टेंट रहते हैं। ये भी स्टेटमेंट 2 भी सही है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर नॉट द जियोग्राफिकल लोकेशन। बोला है कि केवल फिजिकल वाटर के जो फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज होता है, जियोग्राफिकल स्टेट चेंज नहीं होता है या जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं होता है। ऐसा थोड़े होता है। अगर मान लिए हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से वाटर वेपर इवोपरेट होगा तो ऐसे थोड़े कोई रेनफॉल यहीं पे हो जाएगा, रेनफॉल यहीं पे होगा, ये कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन रेनफॉल होगा ये एक कंडीशन है,
रेनफॉल जहां से इवोपरेट होकर गया है वहीं पे हो, ये कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है विंड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो तो रेनफॉल कहीं और जाकर होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो इधर जाएगा। तो विंड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो कोई एक डिफिनिट जियोग्राफिकल लोकेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा स्टेटमेंट 3 हो गलत हो गया, यानी कि जो बी नंबर हमारा ऑप्शन है 1 एंड 2 ये हमारा सही आंसर है। 1 एंड 2 जो आंसर है स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, प्राइमरी एनर्जी सोर्स दैट ड्राइव हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑन द अर्थ। जो अभी हम लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा, इस वाटर साइकिल को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो साइकिल चल रहा है, ये जो काम चल रहा है, वाटर से वाटर वेपर में, वाटर वेपर से फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो रेनफॉल और आइस के फॉर्म में यानी कि स्नोफॉल के फॉर्म में हमारे अर्थ के सरफेस पे लौट के वापस आ रहा है। लेकिन इसके पीछे कौन सी एनर्जी काम कर रही है? कौन सी एनर्जी काम कर रही है बताइए? क्या इसमें जियोथर्मल एनर्जी काम कर रहा है, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में जो हीट है, अर्थ के इंटीरियर में जो हीट है उस हीट के कारण वाटर साइकिल चल रहा है? तो नहीं। फिर है ये है नहीं। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, क्या मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर साइकिल चल रहा है? नहीं। तो किसके कारण चल रहा है? तो सोलर एनर्जी के कारण। कौन सा एनर्जी है इन्वॉल्व? सोलर एनर्जी है, क्योंकि जब सनलाइट उस पर फॉल करता है तो सनलाइट फॉल करने के बाद जो वाटर बॉडीज हैं वो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, हॉट होने के बाद वहां पे वाटर इवोपरेट करना स्टार्ट करता है। बात समझे? वाटर इवोपरेट करना स्टार्ट करता है। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा है, तो वहां से इवोपरेशन ज्यादा होगा, जहां पे कम है वहां पे कम होगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है? सही होगा। यानी कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जो चलाने वाला जो एनर्जी इन्वॉल्व है, चलाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो कौन सा एनर्जी है? तो सोलर एनर्जी है, ना करके जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का भी कुछ हिस्सा है लेकिन प्राइमरी नहीं है। हमें यहाँ पे प्राइमरी रीजन पूछा गया है, प्राइमरी एनर्जी पूछा गया है, तो प्राइमरी एनर्जी क्या है? तो सोलर एनर्जी है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट वाटर कवरिंग अबाउट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, हम सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है उसका लगभग 20% जो हिस्सा है ये क्या है? वाटर है। कितना परसेंट? तो लगभग 20% जो हमारे पास हिस्सा है अर्थ का सरफेस है वो वाटर से ढका हुआ है, वाटर है। उसके बाद भी द फ्रेश वाटर स्कार्सिटी इज अ मेजर ग्लोबल इशू। 20% वाटर हमारे अर्थ के सरफेस पे है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बताइए फ्रेश वाटर का स्कार्सिटी देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर का स्कार्सिटी देखने को मिलता है 20% वाटर मौजूद होने के बाद। तो बताइए कि इसमें से कौन सा प्राइमरी रीजन है इस स्कार्सिटी का? तो हमारे पास उसके लिए 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो बताइए 20% वाटर हमारे अर्थ के सरफेस पे है, लेकिन उस टोटल वाटर में लगभग जो 97% वाटर है, सॉरी जो 97% वाटर है वो कैसा वाटर है? तो सेलाइन वाटर है। कैसा वाटर है? सेलाइन वाटर। कितना परसेंट? लगभग 97% जो वाटर है वो सेलाइन वाटर है। उसके बाद हमारे पास 30% फ्रेश वाटर बचता है, नहीं 3% फ्रेश वाटर बचता है। उस टोटल फ्रेश वाटर में लगभग 20% जो वाटर है, लगभग 20% जो वाटर है वो कहाँ पे है बताओ? वो 20% वाटर फ्रेश वाटर वो आइस के फॉर्म में। किस ग्लेस कहाँ पे? तो ग्लेशियर रीजन में, यानी कि जैसे कि हो गया क्या बताओ? पोलर रीजन हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, हिमालय हो गए, वहां पे जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर में ये वाटर सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल है, ना करके लिक्विड के फॉर्म। और आपको भी पता है कि अंटार्कटिका में जो फ्रेश वाटर स्टोर्ड है सॉलिड फॉर्म में, उसका इस्तेमाल हम लोग कितना परसेंट नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। हिमालय पे है तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट थोड़ी जा करके हिमालय से हम लोग फ्रेश वाटर लाते हैं। वो जो फ्रेश वाटर थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता है तो गंगा, यमुना,
सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र में जो मेल्ट होने के बाद जो ग्लेशियर वाला जो वाटर आता है उससे हम लोग काम चलाते हैं। तो लगभग फ्रेश वाटर का जो लगभग 69 to 20% जो पार्ट है वो आइस में कन्वर्ट है, जिसको भी हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसके बाद बचा ग्राउंड वाटर, रिवर और पॉन्ड। रिवर और पॉन्ड, उसमें जो वाटर है उसका हम लोग इस्तेमाल कुछ हद तक कर लेते हैं, और खास करके सबसे ज्यादा किसका करते हैं तो ग्राउंड वाटर का। किसका करते हैं तो ग्राउंड वाटर का। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द अर्थ वाटर इज स्लाइन एंड अनफिट फॉर डायरेक्ट ह्यूमन यूज। यानी कि बोल रहा है कि जो मेजोरिटी ऑफ जो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है ये एक स्लाइन वाटर है, और ये वाटर हमारे यूज में नहीं आता है। हमारे यूज में क्या है, ये अनफिट है। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही फार्मिंग के लिए और ना ही ड्रिंकिंग के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन आइस कैप एंड ग्लेशियर। ये भी ठीक है। जो उसके बाद जो 3% फ्रेश वाटर बचता है, 97% के लगभग सलाइन वाटर है, लगभग उसके बाद जो वाटर बचता है 3%, उस 3% में जो 100 है, 100% में से मान लो उसको 100% मान लेते हैं, तो उसमें लगभग 20 to 69% मान के चलो। जो 69% है वो 69% क्या है तो ग्लेशियर के फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है, जिसका भी यूज हम लोग डायरेक्ट नहीं करते। उसके बाद जो 20% है वो 20% आता है किसमें तो अंडरग्राउंड वाटर में, और फिर रिवर और पॉन्ड में। तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ जो फ्रेश वाटर है ये आइस कैप या ग्लेशियर में क्या है, स्टोर्ड है। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन। पहला दूसरा रीजन सही है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर जो रीजन है, द रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन बाय ह्यूमन एक्सीड द रेट ऑफ नेचुरल रिप्लेसमेंट थ्रू वाटर साइकिल ग्लोबली। देखो एग्जैक्ट ग्लोबली जो दे दिया है ना, ये गलत काम कर दिया। हमने जो वाटर नेचुरल वाटर रिप्लेसमेंट जो हो रहा है और जो ह्यूमन यूज है वो एक्सीड हो गया है। जैसे कि अभी हम लोग चेन्नई में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, वहां पे पानी का कमी है, लेकिन बिहार में पानी का कमी अभी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में पानी कुछ हद तक अभी भी अवेलेबल है। लेकिन ग्लोबली हम बोलना गलत हो सकता है। लोकली अगर यहीं पे रहता, ठीक, वाटर साइकिल लोकली बोलते तो सही हो पाता। तो स्टेटमेंट 3 ये केवल ग्लोबली दे करके क्या कर दिया है, गलत हो गया है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 1 and 2 ओनली हमारा आंसर होगा। 3 क्यों नहीं होगा, देखो जो नेचुरल साइकिल से जो वाटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है और जो ह्यूमन यूज है, तो ह्यूमन यूज ज्यादा है बशर्ते कि जो वाटर रिप्लेसमेंट होता है, ठीक, जो नया वाटर साइकिल से हमारे पास आता है। लेकिन बात यह है कि ये ग्लोबली फिनोमिना नहीं है, ये लोकली फिनोमिना। राजस्थान में जाओगे पानी नहीं है, बिहार में जाओगे पानी ही पानी है, तो ग्लोबली बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई ओशियन वाटर इज स्लाइन वाटर। अब आपको बताना है कि ओशियन वाटर स्लाइन वाटर क्यों है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, जिसके बाद सारा कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है आपका फाउंडेशन जिसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा आप लोग का। देख रहे हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है कि हमारा जो ओशियन वाटर है ये स्लाइन वाटर क्यों है, स्लाइन वाटर क्यों है। और बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्लाइन वाटर यार क्यों है स्लाइन वाटर। तो जब वाटर जब रिवर जो वाटर, रिवर से जो वाटर रन करके आता है ओशियन में मिलता है, ये रिवर एक माउंटेनियस रीजन से आता है, मैक्सिमम रिवर माउंटेनियस रीजन से निकलता है। लेकिन जहां से ये निकलता है उधर बहुत सारे डिफरेंट टाइप कंपोजिशन के रॉक्स अवेलेबल हैं, और वो रॉक्स को इरोड करता है। जब वो रॉक्स को इरोड करता है तो उसके साथ साथ उस जो साल्ट है वो भी क्या होता है, ओशियन में आता है। लेकिन ओशियन से जो होता है वो इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन के दौरान क्या होता है कि साल्ट अलग हो जाता है और फ्रेश वाटर अलग हो जाता है। वो फ्रेश वाटर इवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है और सल्टी वाटर बच जाता है। तो किसके कारण हो रहा है, तो जो रिवर्स के द्वारा
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक को जब इरोड किया जाता है, उस इरोजन के कारण, इरोजन के द्वारा जो लाए गए सेडिमेंट हैं, जो साल्ट है, वो ओशियन में डिपोजिट होते हैं और उसी डिपोजिशन से जो हमारा ओशियन वाटर है सलाइन वाटर में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो पढ़ो। हाई रेट ऑफ इवोपरेशन ओवर ओशियन कंसंट्रेट डिजॉल्व एटमोस्फेरिक गैस। नहीं, यहाँ एटमोस्फेरिक गैस का कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट ब्राउट बाय द रिवर फ्रॉम लैंड रन ऑफ। अभी हमने यही बताया है कि जो रिवर के द्वारा कंटिन्यूअसली जो डिजॉल्व साल्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक को इरोड करके लाया जा रहा है, वो रॉक्स में कुछ साल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या कुछ मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स हमेशा रेगुलरली जाकर के कंटिन्यूअसली जाकर के वहाँ पे क्या हो रहा है, ओशियन में एडअप हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन जब इवोपरेशन होता है ओशियन से, जब सनलाइट फॉल करता है, इवोपरेशन होता है वाटर का, तो वहाँ पे सॉल्ट नहीं होता है, केवल फ्रेश वाटर जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, सही आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग वाटर बॉडीज। यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज दिया हुआ है, जैसे कि रिवर है पहला, दूसरा है ग्लेशियर, तीसरा है ग्राउंड वाटर, चौथा है फ्रेश वाटर लेक। आपको अरेंज करना है, अरेंज एबव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दे होल्ड ऑन द अर्थ। इसी टाइप का क्वेश्चन लगभग 2013 के आसपास पूछा गया है कि जो फ्रेश वाटर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो हम सबको बताया, आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तो ग्लेशियर रीजन में है, आइस कप में है। आपको पता है कि केवल 3% हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। 3% फ्रेश वाटर है। इस 3% को हम लोग 100% अगर मान लेते हैं तो लगभग 69% आइस और ग्लेशियर में है। 69% बताओ कहाँ पे है, आइस के फॉर्म में है, आइस कैप के फॉर्म में है। कोई दिक्कत? 69%। उसके बाद बताओ हमारे पास कितना परसेंट बचता है, हमारे पास बचता है 31, और उस 31 में से 30% जो है, 30% है वो क्या है बताओ, ग्राउंड वाटर है। 30% क्या है, ग्राउंड वाटर है। 30% क्या है, ग्राउंड वाटर है। अब जो 1% आया बचा, इस 1% में रिवर में वाटर है और फ्रेश लेक्स में है, और लेक्स में है। तो आप बताइए कि लेक्स में ज्यादा है या रिवर में ज्यादा है, तो लेक्स में क्या है, ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लेशियर यानी कि 2, फिर क्या होगा, ग्राउंड वाटर 3, फिर क्या होगा, फ्रेश वाटर लेक यानी कि 4, फिर क्या होगा, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन जो हमारा ए होगा ये सही आंसर है। ऑप्शन ए है, ये क्या है, सही आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो आपको ये कंपोजिशन याद रखना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सन, मून, अर्थ। यहां पे लिखो सन, मून, अर्थ, फिर है इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर है सन, अर्थ, मून, फिर है सन और एंड मून एट राइट एंगल, और यहां पे है अर्थ। ये कुछ अरेंजमेंट हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज का दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि इन विच ऑफ द एबव कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कौन सा जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है स्प्रिंग टाइड्स के लिए। इनमें से कौन सा जो अरेंजमेंट है ये स्प्रिंग टाइड्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो स्प्रिंग टाइड्स का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट टाइड्स या हाई टाइड मान लो, हाई टाइड्स लेके चलो। कितने, कौन टाइड, हाई टाइड्स। तो बताओ सबसे ज्यादा हाई टाइड, सबसे ऊंचा कब आएगा, तो जब सन और मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। पिछले क्लास में हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है कि टाइड्स क्यों आता है। तो टाइड्स आता है सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और इस कंडीशन में टाइड्स में क्या होता है, जो वाटर होता है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है,
टाइड्स के दौरान वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स सोचो कब स्ट्रांग होगा, जब सन और मून एक लाइन में आएगा तो अर्थ पे सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये है 1, ये 2 और ये 3, पहला सही है। दूसरा, सन, अर्थ और मून, सन इधर ट्राई करेगा, मून इधर ट्राई करेगा, तो ये वाला कंडीशन भी क्या है, सही है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, लो टाइड बनते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, लो टाइड बनते हैं, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है 1 और 2 ये हमारा सही आंसर है, यही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में सन, अर्थ और मून का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अरेंजमेंट है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है स्प्रिंग टाइड के लिए, यानी कि हाई टाइड के लिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन डे इज प्रिंसिपली कॉज्ड बाय। जो रिदमिक राइज एंड फॉल जो ओशियन वाटर में होता है दिन भर में 2 बार, तो दिन भर में 2 बार जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइड्स के बारे में, टाइड्स के बारे में। और टाइड्स जब आता है तो वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसके कारण होता है, तो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण, तो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पे रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ट्वाइस अ डे। ट्वाइस, देखो रिदमिक राइज एंड फॉल वेव में भी होता है, लेकिन वेव और टाइड में डिफरेंस इसलिए है कि वेव दिन भर में हजारों बार आ जाता है, जब जब जितना तेज विंड चलेगा उतना तेजी से क्या होगा, वेव्स क्रिएट होंगे, लेकिन टाइड्स दिन भर में 2 बार ही आएगा। किसके कारण, तो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो किसके कारण, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जो पहला ऑप्शन है ये बोल रहा है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, यही रिस्पॉन्सिबल है टाइड्स के लिए, तो गलत है। नेक्स्ट बोलता है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, आ गया, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून ऑन द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ या रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स ऑन अर्थ या ऑन ओशियंस। कोई दिक्कत है? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, टाइड्स ऑन द ओशियन। कोई दिक्कत है? यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है ये सही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? देखो पहले जाइए आप लोग, पहला वाला वीडियो जिस चैप्टर में पूरे कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि टाइड्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं, ओशनिक सर्कुलेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, उसमें हम लोग वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है किसके बारे में, क्या कहलाता है, वाटर साइकिल के बारे में। पूरे चैप्टर को वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। उसके बाद आइए और इसको सोल्व कीजिए, ठीक ना। सारा कंसेप्ट पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको मिलेगा, कोई भी एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी से छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत है? अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुनामी। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुनामी। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और यहाँ पे है स्टेटमेंट नंबर 3। अब बताइए कि सुनामी क्यों आता है, सुनामी क्यों आता है? तो जब अर्थ जो आपको पता है कि जो अर्थ है वो डिफरेंट लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, और ये टेक्टोनिक प्लेट हमेशा कंटिन्यूसली मूव करता है। जब कभी कभी प्लेट में डिस्प्लेसमेंट आता है, प्लेट मूव कर जाता है, तो अर्थ के माने ओशियन के अंदर ग्राउंड माने कि अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस टाइम अर्थ पे वेव क्रिएट होता है जिसको हम लोग सुनामी वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी वेव बोलते हैं। ये बहुत हाइट पे जाते हैं, बहुत हाइट तक जाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको रीजन समझ में आ गया किसके कारण, तो जो अंडर सी अर्थक्वेक आता है, अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन होता है, अंडर सी जब प्लेट का डिस्प्लेसमेंट होता है उसके कारण क्या होता है, तो सुनामी आता है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। सुनामी वेव ट्रेवल फास्टर इन डीप ओशियन वाटर कंपेयर टू शैलो कोस्ट। ये तो सही है, शैलो कोस्ट पे जो इसका जो एनर्जी होगा या डीप पे, बताइए कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन आप जल्दी दीजिए। स्टेटमेंट 1 का आप एक्सप्लेनेशन जल्दी ही दीजिए।
बताइए। क्वेश्चन है सुनामी वेव ट्रेवल फास्टर इन डीप ओशियन वाटर कंपेयर टू सैलो वाटर। तो जो डीप ओशियन वाटर में जो सुनामी वेव्स होते हैं वो बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं, द हाइट ऑफ सुनामी वेव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एट इज इट अप्रोच द कोस्ट। यानी कि जब सुनामी वेव है जब कोस्ट पे पहुंचता है, वो क्या करता है, कोस्टल एरिया में पहुंचता है तो उसका हाइट अचानक इंक्रीज हो जाता है। तो ये सही है या गलत है? तो क्या है बताइए, स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। जो सुनामी वेव होते हैं ये जब सी के जो कोस्टल एरिया में आते हैं, यानी कि जब कॉन्टिनेंट्स के साइड आते हैं, यानी कोस्टल एरिया के साइड आते हैं, तो इसका हाइट जो है ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो कोस्टल एरिया में जो हमारे सिटी होते हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबमर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, द टर्म टाइडल वेव इज एन एक्यूरेट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन फॉर सुनामी। बताओ, टाइडल वेव सुनामी के डिस्क्रिप्शन के लिए सही है? नहीं। टाइडल वेव किस लिए आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सुनामी किसके कारण आता है? तो अर्थक्वेक के कारण, जो ओशियन के अंदर अर्थक्वेक आता है उसके कारण। तो स्टेटमेंट सी है, 3 हमारा गलत है। तो ए नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा, ए 8 का ए नंबर ऑप्शन 1 एंड 2 हमारा क्या है? सही आंसर है। 1 एंड 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो 9 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना इज नॉट प्राइमरी ट्रिगर द जनरेशन ऑफ सुनामी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो फिनोमिना है, कौन से जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सुनामी के लिए। तो बताइए, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ड्यूरिंग पीडीजी। तो क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बताइए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या आता है? टाइड आता है। टाइडल वेव क्रिएट होता है। टाइडल वेव कब क्रिएट होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। अंडर सी जो अर्थक्वेक आता है, जहां पे ओशियन वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है या ओशियन फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसके कारण वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट बोला है वोल्केनिक इरप्शन, ये भी सही है। लार्ज स्केल अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ये भी सही है। यानी कि जो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो 3 ऑप्शन है ये सुनामी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अंडर वाटर जो अर्थक्वेक आता है उसके कारण, वोल्केनिक इरप्शन होता है ओशियन में उसके कारण, लैंडस्लाइड होता है ओशियन के अंदर उसके कारण सुनामी आता है। सुनामी नहीं आता है ये बताना है, तो सुनामी नहीं आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो 9 का ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है? तो देखिए, सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कीजिए हमको आंसर बताने से पहले, उसके बाद आप पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारे अंदर भी मोटिवेशन आएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ओशियन वेव कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। नंबर देना भूल गए हैं, 1 2 दो ही स्टेटमेंट है, चलो 2 स्टेटमेंट। ठीक, विथ रेफरेंस टू ओशियन वेव कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बताओ कि वेव्स आते क्यों? एक हाल ही में रील वायरल हुआ था, वेव्स याद है? ठीक है, ये वेव्स नहीं वेव्स है। तो बताइए, जो ओशियन वेव होते हैं ये कैसे बनते हैं? ओशियन वेव कैसे बनते हैं? तो ओशियन वेव बनने का पहला रीजन और मेन रीजन है विंड। क्या है? विंड। जब विंड ओशियन वाटर के सरफेस पे क्या करता है? टकराता है, तो वाटर को क्या करता है? वो मूव कराता है। क्या कराता है? मूव कराता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी वेव क्रिएट होता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस से इधर उधर नहीं जाते हैं, वो सेम प्लेस पे रहते हैं। वो सेम प्लेस पे रहते हैं। जब भी वेव्स का बात करेंगे तो वहां पे जो मटेरियल होगा वो मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होगा। वो मटेरियल या वाटर जो है वो रन करके नहीं जाता है। वाटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वहां पे जाता है एनर्जी। क्या जाता है? एनर्जी। फिर से आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से, कोई आदमी अगर जिम गया होगा या नहीं भी गया होगा तो कोई नहीं, एक रस्सी लो, उस रस्सी को बांध दो कहीं पे, और एक छोर से उसको हिलाओगे तो ऐसे वेव क्रिएट होंगे, ऐसे क्रिएट होंगे। तो क्या इसका मतलब क्या है कि ये रस्सी जो है हम जहां पे पकड़े हैं वो इधर उधर जा रहा है? नहीं जा रहा है, वो उसी प्लेस पे है। अगर यहाँ पे हम लोग एक
कुछ चीज बांध दें, ये जितना डिस्टेंस पे यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस पे रहेगा, ये कहीं ट्रेवल करके नहीं जाएगा, ये उसी प्लेस पे जाएगा। तो जो ओशियन में जब वेव क्रिएट होता है तो उसमें वाटर ट्रेवल करके नहीं जाते हैं, वाटर का एनर्जी जाता है, जैसे वो एनर्जी ट्रेवल करके यहाँ पे गया। ठीक, जहां पे नजदीक है, जहां पे एनर्जी हम ज्यादा लगाएं तो वहां पे जो इसका एम्पलीट्यूड होगा यानी कि जो हाइट होगा वो ज्यादा होगा और लास्ट में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जिम में जाओगे तो जिम में एक आता है ऐसे पट्टा पटकने वाला, ऐसे पटकोगे, ठीक ना, ये बनता है बॉडी, ठीक ना, ऐसे ऐसे पटकोगे तो वहां पे वेव क्रिएट होते हैं, वहां पे वेव क्रिएट होते हैं। तो वेव का एनर्जी ट्रेवल करता है, ना करके वहां पे जो मटेरियल है वो ट्रेवल करता है, ठीक ना। क्या अगर यहाँ पे हम लोग कोई मटेरियल रखे हैं और वेव ट्रेवल कर रहा है तो वेव का एनर्जी जाएगा और ये जो मटेरियल है वो अपने मीन पोजीशन पे बना रहेगा, वहीं पे बना रहेगा। और जो ओशियन में जो वेव क्रिएट होते हैं उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसी प्लेस पे सर्कुलर मैनर में ट्रेवल करते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हैं वेव के थ्रू। कोई दिक्कत है? तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेव क्यों बनते हैं, तो वाटर के विंड के ड्रैग से। जब विंड क्या होता है, वाटर के सरफेस पे टकराता है तो वेव क्रिएट होता है। द प्राइमरी कॉज्ड बाय द फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ विंड ओवर द स्टैटिक या वाटर सरफेस। जब वाटर सरफेस पे विंड टकराता है तो वेव क्रिएट होता है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, इन अ वेव द वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल हॉरिजेंटली। बोल रहा है इन अ वेव है, जो वेव में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हॉरिजेंटली ट्रेवल करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया नहीं ट्रेवल करते हैं, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहीं पे एक साइक्लिक मैनर में, तो उसको हम लोग ऑक्सीलेशन बोलते हैं, बार बार एक ही प्लेस पे आना। तो यहाँ से ट्रेवल करके आएगा, यहीं पे रहेगा, वो आगे बढ़ करके नहीं जाएगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा, वहीं पे रहेगा। लेकिन तुम बोलोगे जब हम लोग सी कोस्ट पे आते हैं या बीच एरिया में जाएंगे, बीच पे जाएंगे यानी कोस्टल रीजन में जाएंगे, तो जो वेव आता है अपने साथ पानी लेके आ जाता है, पानी लेके आ जाता है, तो उसको करंट बोलते हैं। क्या बोले? वाटर करंट बोलते हैं। उस करंट में उस टाइम ओशियन जो वाटर होता है हॉरिजेंटल ट्रेवल करता है, इसके कारण हॉरिजेंटली ट्रेवल करता है और उसको हम लोग करंट बोलते हैं, ना कि वेव बोलते हैं। बात समझे? जो पानी ऊपर आता है बीच पे, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, उसको हम लोग वाटर करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाटर करंट बोलेंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल में हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ऑक्सीलेशन होता है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ध्यान रखना, जब टाइड आता है, टाइड ग्रेविटेशनल फोर्स पुल के कारण, फोर्स के कारण या पुल के कारण, तो टाइड जब आता है तो वाटर का, ओशियन वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। जब टाइड आता है तो ओशियन वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। जब वाटर करंट आता है तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है। और लेकिन वेव्स जब आते हैं तो वेव्स में वाटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वाटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एनर्जी ट्रेवल करता है। क्या ट्रेवल करता है? एनर्जी। ये बोलना हमारा सही रहेगा, तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो क्या है? सही आंसर। कोई दिक्कत? 11 नंबर आते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग मूवमेंट ऑफ द ओशियन वेव। कंसिडर द फ्लोइंग मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। हमने यहाँ पे ओशियन वाटर दिया है और उसके मूवमेंट के बारे में आपको बताना है। अब बताना है कि विच ऑफ द एबव कैन बी कैटेगराइज एज अ हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। अभी बताएं, अभी क्वेश्चन आ गया, बताओ। देखो क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन आसान नहीं है, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। वेव, करंट और टाइड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ना आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे, एनसीईआरटी बुक में तो दिया भी नहीं है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब वेव्स आते हैं, ध्यान रखना, जब वेव्स आते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीलेशन होता है। ऑक्सीलेशन सर्कुलर यानी कि एक पीरियोडिक मैनर में, वो जहां पे है उसी पोजीशन पर रहेगा, बस वहां पे एक बार ऐसे मूव करेगा, फिर वापस आएगा, फिर मूव करेगा, ऊपर आएगा। तो वहां पे मॉलिक्यूल्स ट्रेवल नहीं करता है, वेव्स में एनर्जी ट्रेवल करता है। टाइड में वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, पुल लग रहा है, जब तुम खींचोगे तो वहां पे क्या आएगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आता है वाटर का। और जो करंट है वो मान लो कि रिवर है, करंट ओशियन है, वो मान लो कि ओशियन में एक रिवर है जो एक डिफिनिट लोकेशन पे, एक डिफिनिट डायरेक्शन में वहां पे वाटर क्या करता है? फ्लो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो जो करंट है
क्या है, जो करंट है यहाँ पे करंट में क्या होते हैं, वाटर का वर्टिकल हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, यानी कि ए नंबर जो हमारा ऑप्शन है ओनली 3, ये क्या है, सही है। कोई दिक्कत है, ओनली 3 क्या होगा, सही होगा। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कितना आसान है, कितना इजी है जी है, लेकिन इजी नहीं है। हो सकता है एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन जब आपको फाउंडेशन अपना मजबूत करना है तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑप्शनल लेना है किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, तो आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ हम ज्योग्राफी के लायक हैं या नहीं है, ठीक ना। तो ये बेसिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ओशियन करंट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बोल रहा है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन ए क्या है, गलत है। नेक्स्ट आते हैं, लार्ज मास ऑफ सरफेस वाटर, ध्यान सुना, लार्ज मासेज ऑफ सरफेस वाटर दैट मूव इन अ सर्कुलर पैटर्न ड्यू टू विंड, बोल रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो हमारे ओशियन के जो वाटर है, सरफेस वाटर है, ये सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं विंड के कारण, वो ओशियन करंट है। नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर का एक स्ट्रीम है जो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। अभी हम बोल रहे हैं कि ओशियन के सरफेस पे मानो कि एक रिवर फ्लो कर रही है, वही करंट है, और वहां पे पानी क्या होता है, एक्चुअली में हॉरिजेंटली मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और इसी ओशियन करंट के कारण टेम्परेचर का, ओशियन टेम्परेचर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण पोलर रीजन में जो कोस्टल एरिया है, जो बंदरगाह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं और भी क्या बोल सकते हैं, शिपयार्ड्स हैं, डॉकयार्ड्स हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर वहां तक गर्म वाटर को वहां पे पहुंचाया जा रहा है। अगर ओशियन करंट नहीं रहता तो वो सारे आइस के फॉर्म में रहते हैं, ग्लेशियर में कन्वर्ट रहते हैं। तुमको ग्रीनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के पास वहां पे लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं दिखने को मिलता, वहां पे आइस फॉर्म में देखने को मिलता, ठीक। तो लिक्विड फॉर्म में इसीलिए है क्योंकि ये वाटर करंट वहां तक जाते हैं, हॉट वाटर करंट खास करके वहां तक जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा बेहतरीन आंसर है, जबरदस्त आंसर। कोई दिक्कत है, 43 मिनट हुआ है, कोई दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आसान आसान नहीं है, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये तो सिंपल डिफिनेशन है, और डिफिनेशन क्या है, द स्ट्रीम ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशियन करंट। बस ओशियन करंट यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 13 नंबर आते हैं। 13 नंबर का एक एसर्शन दिया हुआ है। एसर्शन ये है कि फिशिंग वेसल ऑफ्टन शेड्यूल देयर ऑपरेशन इन टू कोइंसाइड विथ हाई टाइड्स। अभी हमने आपको बताया है कि जब हाई टाइड आता है तो वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब सोचो, मान लिए वाटर का लेवल ये है, ये वाटर लेवल है, यहां तक, यहां तक ये वाटर लेवल है। हमें जो हम अपना बंदरगाह बनाए हैं वो यहां पे बनाए हैं, यहां पे बनाए हैं, तो वहां पे हम शिप कैसे पहुंचाएंगे। अभी तो शिप का लेवल ये रहेगा, ये रहेगा। तो जब हाई टाइड्स आएंगे तो हमारे वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो हमारे शिप्स होंगे वो आसानी से इस लेवल तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग अपना माल उतार सकते हैं। तो इसलिए जो भी फिशिंग बोट्स होते हैं या कोई भी बोट्स होता है, ठीक, जब वहाँ पे कोस्टल एरिया, जो सैलो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे एक नेचुरल बंदरगाह होता है। उसमें क्या होता है ना कि वहाँ पे कोस्टल एरिया ऐसे होता है, तो हम यहाँ पे आराम से हम क्या कर सकते हैं, अपना माल उतार सकते हैं। एक सैलो है, वहां तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है, और नजदीक रखेंगे तो वेव आएगा तो डूब जाएगा, तो हमें थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है टाइड्स का। अब दूसरा क्या होता है कि जो फिशिंग बोट है, खास करके फिशिंग बोट,
वो इंतजार इसलिए करते हैं कि जब हाई टाइड आएगा तो उसके साथ जो फिश आएंगे उनको पकड़ना सैलो कोस्टल रीजन में बहुत ही आराम हो जाता है और बहुत ही आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो देखो एसर्शन क्या है, द फिशिंग वेसल ऑफ्टन शेड्यूल देयर ऑपरेशन, जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो इंतजार करते हैं हाई टाइड्स का। किस लिए? तो रीजन पढ़ो, रीजन दिया है हाई टाइड ब्रिंग मोर फिश क्लोजर टू द शोर या कोस्ट। जो हाई टाइड होते हैं वो बहुत ज्यादा फिश को शोर तक यानी कोस्टल रीजन तक लेकर आते हैं, जिसको पकड़ना आसानी होता है। यानी कि हमारा एसर्शन और रीजन दोनों क्या है? सही है। दोनों क्या है? सही है। यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? 13 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्यों होगा? फिशिंग बोट क्यों इंतजार करते हैं हाई टाइड का? क्योंकि वो आसानी से मछली को पकड़ सके, क्योंकि जब हाई टाइड आता है तो अपने साथ बहुत सारे फिश को क्लोजर टू द शोर लेके जाते हैं, क्लोजर टू द कोस्टल एरिया लेके जाते हैं, जहां पे फिश पकड़ना बहुत ही आसान काम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और बेनिफिट ऑफ द ओशियन टाइड। हम लोग ओशियन टाइड का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? तो अभी हम लोग बताया, हम लोग मछली पकड़ने के लिए तो करेंगे ना, फिर टाइडल एनर्जी को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि जब ये टाइड आते हैं तो तेजी से आएंगे, तो जो वहां पे हमारा डायनेमो रहेगा वो क्या करना? मूव करना स्टार्ट करेगा। जब ये नीचे आएंगे, पानी जब नीचे आएगा तो उस टाइम भी क्या होगा? मूव करेगा। तो ये पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है, दिन भर में तो कम से कम 2 बार आएगा हाई टाइड, 2 बार आएगा लो टाइड, तो 4 बार हो गया। तो 4 बार डायनेमो मूव करेगा, नीचे आएगा, मूव करेगा, नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है जनरेटिंग रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 है एडिंग नेविगेशन बाय अलाउइंग शिप टू इंटर द सैलो हार्बर ड्यूरिंग द हाई टाइड। अभी हमने आपको बताया जो सैलो हार्बर होते हैं कोस्टल रीजन में, जो थोड़ा सा स्लोपिंग होता है, ज़्यादा स्लोपिंग नहीं होता है, एकदम सैलो होता है, तो वहाँ पे हमें शिप्स को ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब हाई टाइड आता है तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है और शिप वहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। तीसरा है हेल्पिंग नेचुरल डिस्टिलेशन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम द रिवर माउथ एंड हार्बर। तो यहाँ पे तीनों जो हमारा स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही आंसर है। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो आराम से पढ़िए, ये जो अगर 3 नंबर स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर समझिए नेचुरल डिस्टिलिंग ऑफ द सेडिमेंट। ठीक, जब रिवर ओशियन में जाती हैं और हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, तो अपने साथ जो सेडिमेंट लाएगी तो लाएगी, नहीं तो वहां पे जो भी सेडिमेंट्स होंगे दूसरे सेडिमेंट्स को उसको क्या करेंगे? वापस लेके चली जाएंगी। और जब भी जहां भी जब दो डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं वहां पे डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट रिच इलाका होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के इन्वायरमेंट मिलते हैं, 2 टाइप के इन्वायरमेंट मिलते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारा सही आंसर, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, विथ रेफरेंस टू द नीप टाइड। नीप टाइड, नीप टाइड का मतलब होता है लो टाइड, लो टाइड्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाई टाइड कब आता है? जब सन, मून और अर्थ एक स्टेट लाइन में होते हैं, और लो टाइड आता है जब सन, अर्थ और मून तीनों क्या हो जाएंगे? एक राइट एंगल पे हो जाएंगे, तो वहां पे लो टाइड बनता है, लो टाइड बनता है। तो पहला पढ़ते हैं, पहला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा है, दे ऑकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून काउंटर रिएक्ट ईच अदर। जब सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे को काउंटर रिएक्ट करता है, तो पहला सही है। दूसरा बोल रहा है दे टाइपिकली ऑकर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून ड्यूरिंग फिर तीसरा नंबर है ड्यूरिंग न्यूप टाइड्स द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो, हाई टाइड वाटर लेवल एंड लो टाइड वाटर लेवल इज एट मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। तो 3 नंबर स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो 3 अगर स्टेटमेंट गलत करोगे तो 3 गलत हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन ए क्या है?
सही है। ऑप्शन ए क्या है हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, कोई भी क्वेश्चन पढ़कर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मान लिए कि हमें ये दो स्टेटमेंट नहीं पता है, तीसरा पढ़ लेने में क्या दिक्कत जाता है? तीसरा बोल रहा है कि जब नीप टाइड आता है तो जो वाटर लेवल में जो हाई टाइड आता है, हाई टाइड के दौरान जो वाटर लेवल आता है और लो टाइड के वाटर लेवल आता है, वो दोनों के बीच में मैक्सिमम होता है, नहीं मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है ये डिफरेंस। तो जो हमारा, इसलिए 3 गलत हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट गलत होगा तो तीनों ऑप्शन नीचे का गलत हो जाएगा, केवल ए बचेगा। आराम से आंसर हम लोग दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो छोड़ना नहीं है, सारे ऑप्शन को पहले पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड करना है। फिर बोला है द डेजर्ट्स रीजन आर ऑफ्टन फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, which of the flowing phenomena is strongly associated with this। अगर आप कल का वीडियो देख लेते तो इसका आंसर आप आराम से दे पाएंगे। नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। देखो, जो मैक्सिमम सब ट्रॉपिकल जो डेजर्ट्स हैं हमारे अर्थ पे, मैक्सिमम जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं हमारे अर्थ पे, ये लगभग वेस्टर्न कोस्ट पे, क्या है? वेस्टर्न कोस्ट पे है। और जब तुम ओशियन वाटर के सर्कुलेशन को, खास करके ओशियन करंट के सर्कुलेशन को, डिफरेंट टाइप के करंट को तुम पढ़ोगे तो मैक्सिमम जो वार्म करंट होता है वो ईस्टर्न कोस्ट पे होता है, और जो कोल्ड करंट होता है, मैक्सिमम बोल रहे हैं, लगभग मैक्सिमम होते हैं, वो वेस्टर्न कोस्ट पे होते हैं। कैसे? देखो, ये अफ्रीका है, अफ्रीका है। अफ्रीका के कॉन्गो से यहां पे गुजरता है इक्वेटर। कोई दिक्कत? अब देखो, यहां से जब हमारा एक ओशियन करंट आता है, कैनरी करंट है, ये कैनरी करंट है, ये एक कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है। एक करंट इधर से जाता है जिसको हम लोग वेनेजुएला करंट बोलते हैं, ये भी एक कोल्ड करंट है, ये भी एक कोल्ड करंट है। अब इस रीजन में क्या होगा कि इवोपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोल्ड करंट आ रहा है ना, यहाँ के जो पानी है ये ठंडा है, यानी कि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर का कमी होगा। जब मॉइस्चर का कमी होगा तो रेनफॉल का कमी होगा, और रेनफॉल का कमी होगा तो बताओ क्या होगा? डेजर्ट्स होगा, डेजर्ट्स होंगे। फिर क्या होगा? यहाँ पे देखो, कोल्ड करंट है, यहीं पे लगभग अटकामा डेजर्ट्स इधर है, नमेबियन डेजर्ट्स है, ये इसी रीजन में है। किसके कारण? तो जब कोल्ड रीजन होंगे तो वहां पे हमारे जो एटमोस्फेयर है आसपास के, वहां पे मॉइस्चर का कमी होगा, रेनफॉल कमी होगा। जब रेनफॉल कम आएगा तो उसका एक फैक्टर ये होगा कि जो ओशियन करंट है वहां पे कोल्ड करंट है। इसके कारण हम लोग कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है, जो कोस्टल रीजन से स्टार्ट होते हैं, उसके बारे में बात किया जाए। आप समझे? तो यहाँ पे आपको कौन सा डेजर्ट मिलेगा? सहारा डेजर्ट मिलेगा। तो उसका एक रीजन, डेजर्ट्स होने का एक रीजन क्या हो सकता है? कोल्ड करंट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशियन करंट ऑफशोर इंक्रीजिंग इवोपरेशन। बताओ, कोई ऑप्शन था अभी हम जो बताए वहां पे? वार्म करंट का हम लोग बात किए नहीं किए? जहां पे वार्म करंट होगा तो वहां पे रेगुलर रेनफॉल होगा, और जब रेनफॉल होगा तो वहां पे फिर डेजर्ट्स होना मुश्किल है। नेक्स्ट आते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट ऑफशोर दैट डेसिकेट एयर। यानी कि जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है, ये क्या है? सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। कोई दिक्कत? देखो, और मैक्सिमम इधर क्या है? इधर बताओ क्या है? कौन सा? ये साउथ अमेरिका है। यहां पे देखो, ये वार्म करंट जाता है, इधर से वार्म करंट आता है, इधर कोई तुमको डेजर्ट्स देखने को मिलेगा ही नहीं, इधर कोई तुमको डेजर्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे पेरुवियन है, पेरुवियन कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट इसको बोलते हैं, और इधर तुमको एक डेजर्ट्स देखने को जरूर मिलेगा, जरूर इधर एक डेजर्ट्स तुमको देखने को मिलेगा। पता करो कि क्या कहता है, साउथ अमेरिका के साउथ वाले पार्ट में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पे कौन सा डेजर्ट्स है, कौन सा डेजर्ट्स है, आप पता करके हमको बताइए। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा करंट है? तो पेरुवियन करंट बोलते हैं या हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। इसके कारण यहाँ पे बताओ क्या है? तो यहाँ पे एक डेजर्ट्स है, अटकामा डेजर्ट शायद यहाँ पे होगा, नेमेबियन डेजर्ट्स यहाँ पे होगा।
ठीक है, अभी हमारा ध्यान पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा होगा, सही होगा, क्योंकि कोल्ड करंट है, ये एक फैक्टर होता है डेजर्ट्स बनने का। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द गल्फ स्ट्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गल्फ स्ट्रीम एक करंट का नाम है, तो आपको बताना है कि ये गल्फ स्ट्रीम जो करंट है, ये वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, और इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, बताओ जल्दी। देखो, यहां से इक्वेटोरियल वार्म करंट जाता है, ये इक्वेटोरियल वार्म करंट इधर जाता है, मूव करता है, किसके कारण, बताओ किसके कारण ये मूव कर जा रहा है, ये जो इक्वेटोरियल करंट है क्यों इधर मूव कर रहा है, किसके कारण मूव कर रहा है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण। अर्थ के रोटेशन के कारण कैरियोलिस फोर्स आता है, वो कैरियोलिस फोर्स क्या करता है, इस करंट को राइट डायरेक्शन में मोड़ता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में मैं कि इसको क्लॉकवाइज में मूव करा देता, टर्न कराता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराता है, किसके कारण, तो कैरियोलिस फोर्स के कारण। कैरियोलिस फोर्स क्यों होता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण। अब ये जो है, यही है हमारा, बताओ गल्फ स्ट्रीम, यही गल्फ स्ट्रीम है, और यही गल्फ स्ट्रीम फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही गल्फ स्ट्रीम के कारण, गल्फ स्ट्रीम के कारण यहाँ पे एक, और इधर से आता है लेब्राडोर करंट जो कोल्ड करंट है, और ये वार्म करंट है, और यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है और मोस्ट एक्सीडेंटल जोन है। क्योंकि एक्सीडेंटल जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट कोल्ड करंट मिलते हैं, वहाँ पे एक फॉग जनरेट होता है, यानी कि हमेशा वहाँ पे फॉग रहेगा, जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं देगा और दो लोग आकर के टकरा जाएंगे। दूसरा, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो बताओ ये कहाँ पे है, तो अटलांटिक ओशियन में। कहाँ पे है, तो अमेरिकन कोस्ट में पढ़ो। और कैसा करंट है ये, गल्फ स्ट्रीम कैसा करंट है, वार्म करंट है, वार्म करंट इन द अटलांटिक ओशियन। ऑप्शन बी हमारा होगा, वो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत, अभी हमने दो डेजर्ट करंट का नाम बता दिया, तीन करंट है, एक इक्वेटोरियल करंट, एक गल्फ स्ट्रीम, दूसरा लेब्राडोर, और यही गल्फ स्ट्रीम कन्वर्ट हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में, और एक चला जाता है नॉर्वे स्वीडन के साइड, और दूसरा इधर मुड़ जाता है। जब ये मुड़ के अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे आता है तो इसको हम लोग कैनरीज करंट बोलते हैं, और ये कैनरीज करंट कोल्ड करंट है, जिसके कारण यहाँ पे सहारा डेजर्ट्स है। कोई दिक्कत बोलो। तो देखो हम लोग कितना अभी करंट का नाम बता दिए, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर। द अगुलाज करंट known for being warm and swift flow along the coast of। बताओ किस कोस्ट पे ये जो अगुलाज है ये फ्लो करता है, बताओ जल्दी। अगर आप इको याद है तो जल्दी इसका आंसर बताइए। कहाँ पे ये, कहाँ पे अगुला करंट, कहाँ पे ये अगुला करंट, कहाँ पे ये अगुला करंट फ्लो करता है, कहाँ पे ये अगुला करंट रन करता है। ये एक वार्म करंट है। कैसा करंट, वार्म करंट, ऑप्शन में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो बताइए। तो ये है अफ्रीका के जो ईस्ट कोस्ट है, और ये जो मोजेम्बिक है, ये कौन सा आइलैंड है, ये आइलैंड और जो साउथ अफ्रीका के बीच में यहाँ पे अगुला करंट रन करता है यहाँ पे। और ये कैसा करंट है, तो वार्म करंट है। तो साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर है, साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे। कोई बताए, कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी, कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है। तो ये मोजम्बिक आइलैंड है, मोजम्बिक आइलैंड और साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के बीच में दोनों क्या करते हैं, ये जो करंट है अगुला करंट ये फ्लो करता है। कोई दिक्कत है। 18 नंबर में आइए 19 नंबर। तो कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट इज अ वार्म करंट दैट फ्लो इन व्हिच ओशियन। कुरोशियो करंट है वो किस ओशियन में फ्लो करता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो ये फ्लो करता है पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पे, तो ये फ्लो करता है पैसिफिक ओशियन में। बी नंबर जो ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन, जापान, जापान और रसिया के पास ये फ्लो करता है। ठीक है, ऊपर से आता है, बताओ कौन सा करंट आता है ऊपर से,
ऊपर से कौन सा करंट आता है आपको इधर से बताना है, इधर से कौन सा करंट आता है, क्योंकि इधर से कोल्ड करंट आता है पोलर रीजन से, और इसके कारण यहाँ पे जापान के कोस्ट के आसपास, जापान के आसपास, रसिया के आसपास बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है, क्योंकि वार्म करंट और कोल्ड करंट यहाँ पे मीट करता है। तो आप बताइए कि ये कोल्ड करंट है, ये कौन सा करंट है? ठीक है, तो कुरोशियो करंट कहाँ फ्लो करता है, कहाँ रन करता है? तो पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द वार्म एंड द कोल्ड करंट इज करेंटली मैच। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं वार्म करंट का और कोल्ड करंट का, तो आपको बताना है कि कौन सा ये अच्छा मैच कर रहा है। सबको बताना है गल्फ स्ट्रीम हो रहा है, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है, सही है, और वेनेजुएला करंट एक कोल्ड करंट है। बताइए वेनेजुएला करंट कैसा करंट है, कोल्ड करंट है या वार्म करंट है? जल्दी बताइए, वेनेजुएला करंट कोल्ड करंट है या वार्म करंट है? और पता है तो बताइए कि ये कहाँ पे फ्लो करता है। वेनेजुएला करंट कहाँ पे फ्लो करता है? तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में, साउथ अफ्रीका के मान लो वेस्ट कोस्ट में, इधर से ये जो करंट है इसको हम लोग वेनेजुएला करंट बोलते हैं। तो वार्म करंट, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, और वेनेजुएला करंट, वेनेजुएला जो करंट है वो एक कोल्ड करंट है, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया, ऑप्शन मिल गया है, यानी कि आंसर मिल गया कि ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट देते हैं, वार्म करंट, कैनरी करंट वार्म करंट है। कैनरी करंट जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक ब्रांच है वो आता है अफ्रीका के ये इस कोस्ट पे, और ये एक कोल्ड करंट है। कैनरी करंट कोल्ड करंट है। और कुरोशियो करंट कैसा करंट है अभी हमने पढ़ा, तो ये एक वार्म करंट है, इसलिए ये गलत था। फिर वार्म करंट ओयोसियो करंट है। ओयोसियो कैसा करंट है? तो ओयोसियो कोल्ड करंट है, और कहाँ से फ्लो करता है? तो अभी हमने आपको बताया था, ये जो करंट है ये ओयोसियो करंट है। कोई दिक्कत? ओयोसियो करंट है। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट है। वार्म करंट में पेरुवियन करंट वार्म करंट है? नहीं। तो पेरुवियन करंट जो साउथ हमारा अमेरिका है, साउथ अमेरिका के इस कोस्ट पे पेरुवियन करंट, जिसको हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, ये एक कोल्ड करंट है। और ये बोल रहा है ब्राजीलियन करंट, तो ब्राजीलियन करंट जो हमारा साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर जब टकरा के इधर मुड़ता है साउथ में, तो इसको हम लोग ब्राजीलियन करंट बोलते हैं, जो एक वार्म करंट है। इसलिए बी, सी और डी हमारा गलत है, और ए हमारा सही आंसर है, ए हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए 21 नंबर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोल्ड करंट ऑफ द साउथ पैसिफिक ओशियन। साउथ पैसिफिक ओशियन में कौन सा ये जो करंट है ये कोल्ड करंट है? अघुला बताओ पैसिफिक ओशियन में है? नहीं, अघुला एक इंडियन ओशियन में है। ब्राजीलियन करंट इंडियन ओशियन में है। पेरुवियन करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये दोनों, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बताओ, इसमें से आपको बताना है कौन सा कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट को कौन सा है? तो पेरुवियन करंट। पेरुवियन करंट कौन सा है? तो कोल्ड करंट है, जिसको हम लोग हम्बोल्ट बोलते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन सी क्या होगा? सही है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एक वार्म करंट है। कोई दिक्कत? वार्म करंट है। देखो ब्राजीलियन करंट वार्म करंट है, लेकिन ये अटलांटिक ओशियन में है। अगुला करंट ये इंडियन ओशियन में है। पेरुवियन ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है, लेकिन ये कोल्ड करंट है। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज वार्म ओशियन करंट। इसमें से कौन सा जो करंट है वार्म ओशियन करंट है? बताओ। लेब्राडोर कैसा करंट है? वार्म? नहीं, लेब्राडोर कोल्ड करंट है। कैनरी कोल्ड करंट है। पेरुवियन कोल्ड करंट है, यानी कि कुरोशियो जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी कुरोशियो जो करंट है ये हमारा सही आंसर है। तो आपको जब भी आप ओशियन करंट पढ़ेंगे, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, वो भी पढ़िए। फिर आप ये भी पढ़िए कि वो किस कंट्री के किस कोस्ट से होकर के गुजरता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और डायरेक्ट पूछे गए हैं कि ये कैसा करंट है, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, या ये जो करंट है वो किस कोस्ट से होकर के फ्लो करता है। तो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके आप ये जान लीजिए कि जो करंट का जो मूवमेंट हो रहा है, जब भी दो मान लिए ये इधर है हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर है हमारा यूरोप और अफ्रीका, और ये है हमारा मान के चलो इक्वेटर। अब यहाँ से कोई करंट आता है तो इधर मुड़ रहा है, और ये इधर से जो करंट आता है इधर मुड़ रहा है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किसके रीजन से मूव कर रहा है, किसके रीजन से ये मुड़ रहा है? तो
करियोलिस फोर्स के कारण, करियोलिस इफेक्ट के कारण। और ये करियोलिस फोर्स या इफेक्ट जनरेट होता है अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो ये था हमारा आज का क्लास 7 का 5th नंबर चैप्टर का एमसीक्यू, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप लोग इसको सोल्व कीजिए और सारे क्वेश्चन को आंसर पहले खुद से दीजिए और फिर पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम बोल रहे हैं कि कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर ज्योग्राफी से कुछ आंसर क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम चांस है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।